देखिए, मेरी बात सुनिए। इस पेशेंट को कुछ देर में होश आ जाएगा, तब तक इसे यहीं रहने दीजिए। आधे घंटे बाद घड़ी में 11:50 हुए थे। हॉस्पिटल के सारे लोग यहाँ वहाँ भागने लगे। कोई भागते भागते गिर रहा है तो कोई एक दूसरे से टकरा रहा है। पूरे हॉस्पिटल में भगदड़ मच जाती है। भागो, यहाँ से जल्दी भागो, भाग जाओ यहाँ से, जल्दी भागो। 12 बजने से पहले ही हॉस्पिटल सुनसान हो गया। घड़ी में 12 बजते ही मुर्दाघर का दरवाजा अपने आप खुलता है। किसी के चलने की आवाज आती है। मुर्दाघर से एक चुड़ैल बाहर आती है, जिसके बाल बिखरे हुए हैं और जिसने सफेद कपड़े पहन रखे हैं। चुड़ैल नीचे झुक के जमीन को सूंघने लगती है। यहाँ एक वार्ड में जो पेशेंट बेहोश था, उसे होश आ जाता है। अरे सब लोग कहाँ चले गए? अरे कोई है क्या यहाँ? तभी पेशेंट को किसी के चलने की आवाज आती है। दरवाजा अपने आप पटकने लगता है। पेशेंट का बेड अपने आप हिलने लगता है, मानो बेड भी डर से कांप रहा हो। ये देखकर पेशेंट भी डर गया। कौन है यहाँ? अरे ये बेड अपने आप चल कैसे रहा है? कोई बचाओ मुझे कोई! बेड अपने आप सीढ़ियों की ओर बढ़ गया और बेड सीढ़ियों से नीचे गिर गया। उस पेशेंट को बहुत चोट आई थी। वो दर्द से करहा रहा था कि पीछे बेड हिलने लगा और उस हिलते हुए बेड से डरकर पेशेंट भागने लगा। वो दौड़ रहा था और बेड उसका पीछा कर रहा था। अरे बचाओ, ये मुझे मार देगा, बचाओ मुझे! जैसे ही वो सामने देखता है, सफेद कपड़े में चुड़ैल खड़ी होती है। चुड़ैल को देखकर डर के मारे वो गिर जाता है और पीछे की ओर देखने लगता है। मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। पेशेंट भागने की कोशिश करता है। चुड़ैल कूद के उसका पैर पकड़ लेती है। पेशेंट को घसीटते हुए मुर्दाघर के अंदर ले जाती है वो, और फिर उस पेशेंट की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। कुछ देर बाद चुड़ैल मुर्दाघर से बाहर आती है। उसका मुंह खून से सना होता है और वो मुर्दाघर की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। ना जाने हम इस पेशेंट को हॉस्पिटल में कैसे भूल गए थे। आपके बोलने का मतलब क्या है डॉक्टर साहब? इस हॉस्पिटल में एक चुड़ैल है। जो कोई भी इस हॉस्पिटल में 12 बजे के बाद रहता है, उसकी मौत निश्चित है। हर कोई यही बात कह रहा है, पर मुझे लोगों की बातों पे यकीन नहीं है। पर आप तो डॉक्टर हैं, आप ऐसी बातों पे कैसे यकीन कर सकते हो डॉक्टर साहब? अरे बहुत से ऐसे केस देखे हैं मैंने। भूतों के नाम से लोगों को मारकर उनके अंगों की तस्करी करते हैं हॉस्पिटल वाले। हम ऐसा कुछ नहीं करते। अगर आपको यकीन नहीं है तो 12 बजे के बाद इस हॉस्पिटल में रहकर देखिए। जो कुछ भी है आपको पता चल जाएगा। अब मैं चलता हूँ। डॉक्टर सही तो बोल रहा है। 12 बजे तक रुक ही जाता हूँ इस हॉस्पिटल में। सच सामने आ ही जाएगा। इतने लोग बोल रहे हैं, हो सकता है कि चुड़ैल सच में हो। और अगर सच में चुड़ैल हुई तो एक काम करता हूँ, हॉस्पिटल में मिनी कैमरा लगा देता हूँ और हॉस्पिटल के बाहर ओबी वैन में मैं बैठकर सब कुछ देख लूंगा।
दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जर्नलिस्ट छोटे छोटे कैमरास हॉस्पिटल में लगा देता है और अपनी ओबी वैन में बैठकर 12 बजने का इंतजार करता है। इतने सालों से हॉस्पिटल में सबकी जान जा रही है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? आज सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। जो भी सच हो, इस सच को सबके सामने लाने के लिए मेरा प्रमोशन पक्का है। 12 बजने ही वाले होते हैं। सब लोग हॉस्पिटल से बाहर भाग रहे होते हैं, पर वो जर्नलिस्ट वही हॉस्पिटल के कंपाउंड में ओबी वैन के अंदर बैठा था। वो स्क्रीन पर देखता है कि मुर्दा घर से एक चुड़ैल बाहर आती है, जिसका चेहरा बालों से ढका हुआ है। अरे ये कोई चुड़ैल है कि औरत? लगता है ये कोई जूनियर आर्टिस्ट है, भाड़े पे मंगवाई गई है। तभी चुड़ैल धीरे धीरे कैमरे के पास आती है और झटके से बाल ऊपर करती है। डरावनी शक्ल देखकर जर्नलिस्ट कुर्सी से नीचे गिर जाता है। चुड़ैल! जर्नलिस्ट इतना डर जाता है कि वो भागने की सोचता है, लेकिन जैसे ही वैन का दरवाजा खोलता है, चुड़ैल सामने खड़ी होती है और वैन के अंदर आ जाती है। जर्नलिस्ट दूसरा दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर वो दरवाजा नहीं खुलता है। वैन के शीशे पर खून उड़ता है। अगली सुबह पुलिस जर्नलिस्ट की ये हालत देखकर हैरान है। पुलिस ने कल रात का रिकॉर्ड किया हुआ फुटेज भी देखा। कोई मुजरिम हो उसे पकड़ सकते हैं, पर ये तो भूत प्रेत का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ सर, हमें कोई पहुंचा हुआ बाबा चाहिए। हॉस्पिटल वालों ने चुड़ैल को पकड़ने के लिए एक बाबा को बुलवाया। बाबा रात के 11:30 बजे हॉस्पिटल में आते हैं। अब आप ही हमारी हॉस्पिटल को इस चुड़ैल से बचा सकते हैं बाबा। मुझ पे विश्वास रख बेटा, सब सही होगा। जी बाबा। सब लोग हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगे 12 बजने से पहले, लेकिन बाबा मुर्दा घर के सामने ही बैठकर मंत्रों का जाप करने लगते हैं। ओम त्र्यंबकम यजमाहि सुगंधित पुष्टिवर्धनम। चुड़ैल मुर्दा घर से निकली और बाबा को देखकर हंसने लगी। मानो कि बाबा के मंत्रों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था चुड़ैल को। बाबा जितने जोर से मंत्र पढ़ रहे थे, चुड़ैल उतनी जोर से हंस रही थी। ओम त्र्यंबकम यजमाहि सुगंधित पुष्टिवर्धनम। चुड़ैल अपने हाथों से इशारा करती है। बाबा ऊपर देखते हैं तो ऊपर से पंखा बाबा पर गिर जाता है। बाबा का चेहरा खून से सन जाता है और फिर चुड़ैल बाबा को मुर्दा घर में घसीट कर ले जाती है। बाकियों की तरह चुड़ैल ने बाबा को भी अपना शिकार बना दिया। अब हॉस्पिटल वालों को एक बात समझ आ गई कि चुड़ैल हॉस्पिटल से नहीं जाएगी। उन्हें ही 12 बजे से पहले हॉस्पिटल खाली करना होगा, वरना वो अपनी मौत के जिम्मेदार खुद होंगे। एक दिन गांव में मेला लगा था। उसमें बहुत सारी चीजों की दुकानें लगी हुई थी। मेले में बहुत भीड़ थी और उसी में सारिका और उसकी बेटी प्रिया भी घूम रहे थे। घूमते घूमते वो दोनों थक गए और गन्ने का शरबत पीने के लिए रुक गए। शरबत की दुकान के बाजू में ही खिलौनों की एक बहुत बड़ी दुकान थी, जिसमें तरह तरह के छोटे बड़े खिलौने थे। प्रिया का ध्यान उस दुकान में रखी हुई एक गुड़िया पर गया। वो गुड़िया बाकी सारी गुड़ियों से अलग और बड़ी दिख रही थी। प्रिया का ध्यान उस गुड़िया पर ही था। वो उसे देख रही थी और अचानक गुड़िया प्रिया को देखकर मुस्कुराने लगी। प्रिया भी उस गुड़िया को देखकर मुस्कुराने लगी।
गुड़िया ने सिर हिला के प्रिया को अपने पास बुलाया और प्रिया ने भी उसकी बात मानकर शरबत का ग्लास नीचे रखा और उसके पास चली गई। प्रिया ने गुड़िया को हाथ में उठाया और उसे सहलाने लगी। प्रिया को अपने पास ना पाकर सारिका डर गई। प्रिया, प्रिया, प्रिया कहाँ हो तुम? प्रिया! सारिका की आवाज सुनकर प्रिया ने खिलौनों की दुकान से आवाज लगाई। माँ, मैं यहाँ हूँ। सारिका दौड़ती हुई उस दुकान में गई। कितनी घबरा गई थी मैं। यहाँ क्या कर रही हो तुम? माँ, ये गुड़िया देखो ना, कितनी खूबसूरत है। ये मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और मुझे बुला भी रही थी। मुझे ये चाहिए। सारिका ने गुड़िया की तरफ देखा तो उसका चेहरा बिल्कुल निर्विकार था। फिर उसने मुस्कुराकर प्रिया की तरफ देखा और कहा, ठीक है, ले लेते हैं। प्रिया ये सुनकर बहुत खुश हो गई और उसने उस गुड़िया को सीने से लगा लिया। भाई साहब, इस गुड़िया के कितने हुए? जी 50 रुपए। सारिका ने उसे पैसे दिए और दोनों उस दुकान से निकल पड़े। गुड़िया फिर से हंसने लगी, पर इस बार उसकी हंसी कुछ डरावनी लग रही थी। सारिका और प्रिया अपने घर पहुंचे। घर आते ही प्रिया ने गुड़िया के साथ खेलना शुरू कर दिया। प्रिया, मैंने तुमसे क्या कहा था? पहले पढ़ाई पूरी कर लो, फिर उसके साथ खेलना। चलो, रख दो उस गुड़िया को और जाकर पढ़ाई करो। प्रिया ने नाखुश होकर गुड़िया को एक जगह पर रखा और किताबें लाने के लिए अपने कमरे में चली गई। प्रिया के जाने के बाद गुड़िया ने अपनी मुंडी सारिका की तरफ घुमाई और गुस्से से उसे देखने लगी। गुड़िया की आंखें लाल हो रही थी, जैसे कि उसकी आंखों में खून उतर आया हो। प्रिया को आता देख गुड़िया फिर शांत हो गई। रात को मैं इस गुड़िया के साथ ही खेलूंगी। ठीक है, अब पढ़ाई करो। रात हो गई थी और प्रिया के पापा रंजीत भी अपने काम से वापस आ गए। पापा के आते ही प्रिया ने पढ़ाई बंद की और उन्हें गुड़िया दिखाने लगी। पापा, ये देखो, हमने नई गुड़िया खरीदी। रंजीत वो गुड़िया देखकर गुस्सा हो गया और सारिका को आवाज देने लगा। सारिका, सारिका, बाहर आओ। सारिका दौड़ती हुई बाहर आई। क्या हुआ? क्या हुआ? ऐसे फिजूल खर्चे करने की क्या जरूरत है तुम्हें? पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? रंजीत ने गुस्से में वो गुड़िया जोर से फेंक दी और इस वजह से उस गुड़िया की मुंडी टूट गई। दोनों को झगड़ता देख प्रिया रोने लगी और दौड़कर गुड़िया के पास चली गई। टूटी हुई गुड़िया को लेकर प्रिया अपने कमरे में चली गई और देर तक रोती रही। थोड़ी देर बाद सारिका प्रिया को खाना खाने के लिए बुलाने आई। प्रिया बेटा, चलो खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ। प्रिया ने खाने से साफ इनकार कर दिया। गुड़िया टूटने की वजह से वो बहुत रो रही थी और रोते रोते बिना कुछ खाए गुड़िया को अपने पास रखकर सो गई। आधी रात बीत चुकी थी। सारिका और रंजीत अपने कमरे में सो रहे थे। प्रिया भी गहरी नींद में सो रही थी। अचानक से गुड़िया की आंखें चमकने लगी और फिर से लाल हो गई। वो धीरे से प्रिया की पकड़ से बाहर आई और अपने आप चलने लगी। उसकी टूटी हुई मुंडी उसने अपने हाथ में पकड़ी थी। चलते चलते वो प्रिया के कमरे से बाहर आई और सारिका और रंजीत के कमरे में जाने लगी।
गुड़िया उन दोनों के कमरे में आ गई। उसने अपना एक हाथ खड़ा किया और उन दोनों को हवा में उठा लिया। जैसे ही वो छत तक पहुंचे, गुड़िया ने उन दोनों को छोड़ दिया और वो जोर से जमीन पर आ गिरे। दोनों नींद से जाग गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। उतने में सारिका का ध्यान गुड़िया की तरफ गया और उसे देखकर वो डर गई। वो गुड़िया अपनी मुंडी अपने एक हाथ में लिए खड़ी थी। ये कहाँ से आ गई और अपने आप खड़ी है? रंजीत गुस्से में गुड़िया उठाने के लिए गया, पर वो गुड़िया इतनी भारी हो गई थी कि रंजीत पूरा जोर लगाकर उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, पर वो गुड़िया उससे हिल भी नहीं रही थी। आखिरकार गुड़िया को गुस्सा आया और उसने रंजीत को जोर से बिजली का झटका दिया। झटके से रंजीत दूर जाकर गिरा। तुमने मेरी प्रिया को रुलाया है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। गुड़िया ने रंजीत की छाती पर छलांग लगाई। गुड़िया का वजन रंजीत को सहन नहीं हो रहा था। वो रंजीत की छाती पर अपने पैर पटकने लगी। जैसे जैसे गुड़िया की मार बढ़ती गई, रंजीत के मुंह और नाक से खून निकलने लगा और थोड़ी ही देर में रंजीत की मौत हो गई। सारिका मौत का ये सारा नजारा कोने में रोते हुए देख रही थी। गुड़िया रंजीत को मारने के बाद सारिका की तरफ बढ़ने लगी। गुड़िया को आता देख सारिका और भी ज्यादा डर गई। मुझे कुछ मत करो। प्रिया का मेरे सिवा कोई नहीं है, हमें छोड़ दो। प्रिया को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अब से मैं प्रिया का ख्याल रखूंगी। गुड़िया अपने हाथों से बिजली निकालकर सारिका पर बरसाने लगी। उस बिजली के झटके को सारिका सह नहीं पाई और उसने वहीं दम तोड़ दिया। दोनों को मारने के बाद वो फिर से प्रिया के पास जाकर सो गई। बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में एक नदी थी जिसके किनारे मंजीनाथ नाम का आदमी अपनी बीवी सुल्लू के साथ रहता था। वो दोनों बहुत ही गरीब थे, इसलिए दूसरों के खेत में जाकर काम करके पैसे कमाते थे। एक दिन ऐसे ही वो दोनों काम पर जाने के लिए निकले तो जाते जाते सुल्लू की नजर नदी में पड़ी। नदी के किनारे एक छोटा सा पेड़ था और उसके डाली में कुछ फंसा हुआ था। सुनो जी, वो नदी में क्या बहता हुआ आया है? डाली में अटक गया है शायद। वो उस चीज के पास जाने लगे। जैसे जैसे वो पास जा रहे थे, उन्हें एक बदबू आने लगी थी। अरे ये बदबू कहाँ से आ रही है? शायद उसी चीज से आ रही है। लोग भी ना कुछ भी फेंक देते हैं नदी में। दोनों उस चीज के पास चले गए। उस चीज से बहुत बदबू आ रही थी। मंजीनाथ ने उस चीज को बाहर निकाला तो वो दोनों उसे देखकर डर गए, क्योंकि वो और कुछ नहीं, एक सड़ी हुई लाश थी जो नदी में बहती हुई यहां तक आ गई थी। अब हम क्या करें? ये तो लाश है। भगवान, हमें जल्दी से पुलिस को बुलाना चाहिए। थोड़ी ही देर में वहां एक पुलिस इंस्पेक्टर आ गया। उन दोनों ने इंस्पेक्टर को वो लाश दिखाई। इस लाश के बारे में तुमने किसी को बताया तो नहीं? नहीं साहब, किसी को नहीं बताया। बताना भी मत। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस नदी से अब रोज लाशें बहती हुई आएंगी।
तुम्हें एक काम करना होगा। सुबह से जितनी भी लाशें बहती हुई आएंगी, तुम उन्हें बाहर निकालोगे और शाम को मुझे सौंप दोगे। इंस्पेक्टर की बातें सुनकर मंजीनाथ और सुल्लू डर गए। पर साहब, रोज लाशें क्यों आएंगी? वो तुम मत सोचो, बस जितना कहा जाए उतना ही करो, क्योंकि इस काम के तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। बोलो, करोगे? पैसों की बात सुनकर मंजीनाथ और सुल्लू सोच में पड़ गए, पर आखिरकार उन्होंने ये काम करने का तय किया। उस दिन से नदी में बहुत सी लाशें बहती हुई आती थी और फिर मंजीनाथ और सुल्लू मिलकर उन्हें बाहर निकालते और इंस्पेक्टर को दे देते। इंस्पेक्टर भी उन्हें दिन के पैसे देकर उन लाशों को ले जाता। नदी में आने वाली लाशें बेहद बदबूदार रहती थी। एक बार मंजीनाथ और सुल्लू एक लाश को नदी से बाहर निकाल रहे थे, तभी उसकी बदबू से सुल्लू को चक्कर आने लगे और वो नीचे गिर गई। मंजीनाथ उसे उठाकर घर में ले गया। तुम यहीं आराम करो, बाकी की लाशें मैं निकालता हूं। सुल्लू को सुलाकर वो बाकी की लाशें निकालने के लिए नदी के पास चला गया। मंजीनाथ जब घर आया तो सुल्लू अब भी सो रही थी। उसने सुल्लू को जगाया। चलो, डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम्हारी तबीयत बहुत बिगड़ गई है। नहीं, आप यहीं रुकिए, मैं अकेली चली जाऊंगी। अगर और लाशें आई तो कोई तो यहाँ होना चाहिए ना। मैं जाती हूँ। हमारे गांव में डॉक्टर नहीं है, तुम्हें पुल पार करके दूसरे गांव जाना होगा, रास्ता लंबा है। कुछ नहीं होता, मैं चली जाऊंगी। अगले दिन सुल्लू डॉक्टर के पास चली गई और मंजीनाथ नदी पर लाशें इकट्ठा करने लगा। कुछ देर बाद वहां इंस्पेक्टर आ गया। साहब, आज बहुत जल्दी आ गए। हाँ, बस ऐसे ही। कितनी लाशें निकाली? सुबह से 3 निकाली है। अच्छा, ठीक है। इतने में इंस्पेक्टर का ध्यान नदी में गया। उसे एक लाश आती हुई दिखी। अरे वो देखो, और एक लाश। जाओ निकालो। मंजीनाथ नदी में गया और उस लाश को घसीटता हुआ बाहर ले आया। उसने उस लाश को पुलिस वाले के सामने रख दिया। लाश से बहुत बदबू आ रही थी। इंस्पेक्टर ने पैर से उस लाश को सीधा किया और चेहरा देखने लगा। मंजीनाथ ने उस लाश का चेहरा देखा तो बुरी तरह से डर गया, क्योंकि वो लाश उसकी बीवी सुल्लू की थी। वो वहीं पर रोने लगा। अरे सुल्लू, यहाँ कैसे आ गई? क्या हुआ इसे साहब, क्या हुआ? तुम्हारी बीवी कहाँ गई थी? साहब, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए वो डॉक्टर के पास गई थी, पर पता नहीं है यहाँ कैसे पहुंच गई। इंस्पेक्टर मंजीनाथ पर चिल्लाने लगा। तुमने उसे अकेले क्यों भेजा, और वो भी दूसरे गांव? अरे मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन इसे हुआ क्या है? आपको पता है, मुझे बताइए। इंस्पेक्टर अब उस नदी की असलियत बताने लगा। ये सब इस नदी की वजह से हो रहा है। कुछ दिन पहले गांव में नदी पर जो पुल है, उस पर बहुत भीड़ थी। बहुत से लोग आ जा रहे थे, पर अचानक वो पुल हिलने लगा और बीच में से टूटने लगा। लोगों ने भागना शुरू किया। लगभग सभी लोग पुल से उतर गए, पर एक आदमी का पैर पुल में फंस गया और वो पुल पर ही फंसा रहा। लोगों ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, पर उस पुल पर जाने से सब डरते थे। अचानक उस नदी में एक ऊंची लहर उठी और उस आदमी को वो नदी ले गई। आदमी के नदी में गिर जाने के बाद वो पुल फिर से जुड़ गया। वो आदमी नदी में डूब गया और थोड़ी देर बाद
उसका सारा खून नदी में बहने लगा। मतलब ये नदी इंसानों को अपने अंदर खींचती है? हाँ, उस पुल से जाने वाले हर इंसान को ये खींच लेती है। और तुम्हें जो पहली लाश मिली थी वो उसी आदमी की थी। ये कैसे हो सकता है? उस आदमी के शरीर पर तो कोई चोट के निशान नहीं थे। हाँ तो, पर आपने कहा कि उसका सारा खून नदी में बहने लगा था, जबकि उसका शरीर बिल्कुल ठीक था, बस सड़ चुका था। ये नदी का एक और भयानक सच है। मतलब? अभी दिखाता हूं। इंस्पेक्टर ने अपने पास रखा हुआ चाकू निकाला और मरी हुई सुल्लू के शरीर में घुसा दिया। अरे ये आपने क्या किया? जैसे ही इंस्पेक्टर ने चाकू घुसाया, सुल्लू के शरीर से खून की बजाय नदी का पानी बहने लगा और धीरे धीरे उसका शरीर सिकुड़ने लगा। सुल्लू को देखकर मंजीनाथ और जोर से रोने लगा। अरे ये सब क्या है इंस्पेक्टर साहब? ये नदी सिर्फ इंसानों को खींचती नहीं, बल्कि उनका सारा खून बाहर निकालकर उसके अंदर अपना पानी भर देती है, जिसके कारण शरीर सड़ जाता है। और इसलिए तुमसे ले जाने के बाद हम इन लाशों में से ऐसे ही पानी निकालते हैं और उन्हें जला देते हैं। इंस्पेक्टर सुल्लू के साथ बाकी की लाशें भी अपने साथ ले गया और उन्हें जला दिया। मंजीनाथ इंस्पेक्टर के कहने पर चुपचाप वो काम करता रहा।